नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मेरा नाम है सोनू कनौज। महाराष्ट्र में आने वाले दिनों में विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन इस चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी में भागम भाग मची हुई है। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो शरद पवार की पार्टी में जाते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ दिनों पहले जो कोल्हापुर से भारतीय जनता पार्टी के नेता थे समरजीत घाटगे, वो शरद पवार की पार्टी में चले गए और अब भारतीय जनता पार्टी के एक और नेता हर्षवर्धन पाटिल जो है, उन्होंने ये ऐलान किया है कि वो शरद पवार की पार्टी में ज्वाइन हो जाएंगे और एक दो दिन में ऑफिशियली अनाउंसमेंट ज्वाइनिंग का भी हो जाएगा। तो महाराष्ट्र में चुनाव के पहले किस तरह से भागम भाग मची हुई है और इस भागम भाग का क्या कारण है, इसके बारे में हम बातचीत करेंगे। सचिन जोशी जी हमारे साथ हैं, लोकमत मराठी वीडियोस के न्यूज एडिटर हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इतनी भागम भाग बीजेपी में क्यों चल रही है, क्या कारण है। सर, आपको क्या लगता है कि समरजीत घाटगे गए, फिर अभी हर्षवर्धन पाटिल चले गए? सबसे पहले तो एक ही सेंटेंस में अगर बताना है तो महायुति में अजित पवार की राष्ट्रवादी को लेना, इसके ये साइड इफ़ेक्ट्स हैं और ये साइड इफ़ेक्ट्स सबसे ज़्यादा भाजपा को भुगतने पड़ रहे हैं। ये इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। वैसे तो हर्षवर्धन पाटिल की जो कहानी है वो बड़ी फिल्मी है एक तो, और दूसरा उनका एक पर्सनल बैटल है और एक बीजेपी के लिए कैसे झटका है, ये दो तरह से हमें ये देखना पड़ेगा। तो इसमें सबसे पहले है कि हर्षवर्धन पाटिल जो है वो इनका इंदापुर जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ से उनकी फैमिली से ही फ्रॉम 1952 से उनकी फैमिली से कोई ना कोई वहाँ पे विधायक रहे या कोई सांसद है, उनके चाचा सांसद थे। अब शरद पवार की फैमिली, पवार घराना और पाटिल घराना, इनके बीच में भी एक संघर्ष रहा है। हर्षवर्धन पाटिल के जो चाचा थे, जो सांसद थे, उन्हें पहली बार जब शरद पवार लोकसभा के लिए खड़े हुए तो उन्होंने बारामती से उनको हराया था। तो उसके बाद जब उनके चाचा फिर से खड़े हुए तो उनका टिकट काट कर कांग्रेस ने अजित पवार को पहले कांग्रेस की तरफ से सांसद के लिए उम्मीदवारी दी थी। तो ये जो चल रहा है ये संघर्ष तब से था। बीच में अब क्या हुआ, 2014 में जब सब पार्टियां अपने आप लड़ी थी, जैसे कांग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना और भाजपा, तो अब अपने दम पे चुनाव लड़े थे। तो उस वक्त इंदापुर में राष्ट्रवादी की तरफ से अजित पवार ने उनके जो खास थे दत्ता भरणे, जो दत्ता मामा भरणे के नाम से वहाँ पे फेमस है, तो उन्हें वहाँ से टिकट दिया और कांग्रेस की तरफ से हर्षवर्धन पाटिल थे। लेकिन वहाँ पर अजित पवार ने कुछ ऐसे दाव खेले कि हर्षवर्धन पाटिल इतने सालों से जो जीत रहे थे वो हार गए और दत्ता मामा भरणे वहाँ पे एमएलए हो गए। अब उसके बाद महाराष्ट्र की राजनीति सबने देखी है। 2019 के पहले हर्षवर्धन पाटिल को ऐसे लगा कि सिटिंग गेटिंग जो फॉर्मूला है, जो अभी बहुत चर्चा में है, वो उस वक्त भी था। तो जहाँ पे जिसका एमएलए है उसको सीट मिलेगी। तो इसका मतलब कांग्रेस और एनसीपी एक साथ भी आ जाते हैं तो वो सीट एनसीपी को मिलेगी, मतलब वहाँ पे एनसीपी का उम्मीदवार होगा। तो हर्षवर्धन पाटिल जी को तो उम्मीदवारी चाहिए थी। उन्हें लगा कि वो कांग्रेस एनसीपी की जो अलायंस है उसमें तो उन्हें मिलेगी नहीं, तो फिर वो भाजपा के साथ चले गए, क्योंकि भाजपा तब स्टेट में भी पावर में थी और सेंट्रल में भी पावर में थी। उसके बाद लेकिन अब जो अजित पवार ही साथ आ गए भाजपा के, तो अब ऐसा है कि अजित पवार का वहाँ पे सिटिंग एमएलए है, तो फिर से सिटिंग गेटिंग का फॉर्मूला हर्षवर्धन पाटिल जी को ही भुगतना पड़ रहा है। इसलिए फाइनली उनके पास ऑप्शन बचा था, या तो वो इंडिपेंडेंट लड़े या फिर शरद पवार जी के साथ जाके लड़े। और इसको लोकसभा जो इलेक्शन था, जहाँ पे सुप्रिया सुळे का जो कॉन्स्टिट्यूंसी बारामती, उसमें ही इंदापुर कॉन्स्टिट्यूंसी आता है, तो उसमें भी इंदापुर से सुप्रिया सुळे को ज़्यादा वोट मिले हैं, बल्कि सुनेत्रा पवार जो अजित पवार जी की पत्नी है। तो ये सब देखते हुए उन्होंने शरद पवार जी के साथ जाने का फैसला किया और शरद पवार जी को भी लगता है कि हर्षवर्धन पाटिल अगर साथ आते हैं तो वो अजित पवार को भी वहाँ पे मात दे सकते हैं। लेकिन सर, अगर देख लिया जाए तो बीजेपी को सबसे ज़्यादा जो ये भागम भाग मची है, इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। तो क्या ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरह से उनके नेता विधायक जो है पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, तो क्या इसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी कोई ऐसा कदम उठाएगी जिससे इस भागम भाग को रोका जा सके? क्या कोई ऑप्शन है भारतीय जनता पार्टी के पास?
अभी ऑप्शन तो फिलहाल उनके अंदर क्या डिस्कशन चल रहा है पता नहीं। जैसे कि फडणवीस जी ने हर्षवर्धन पाटिल के साथ मुलाकात की थी जी। शरद पवार जी को मिलने से पहले, और उन्होंने उनको कुछ ऑफर दिया था, जी। लेकिन वो ऑफर मेरे फायदे का होगा लेकिन मेरी जनता के फायदे का नहीं है, ऐसा करके हर्षवर्धन पाटिल जी ने उसे नकार दिया है। तो अब बीजेपी के पास फॉर्म क्या ऑप्शंस है, क्या ऑफर्स है, जी। वो उन्हें देखना पड़ेगा। उनके 105 एमएलएस थे, जी। लेकिन सत्ता में उन्होंने अजित पवार को साथ लिया है, एकनाथ शिंदे की शिवसेना को भी साथ में लिया है, जी। तो उनके 9 से 10 ही मंत्री है। जी। तो इतने सारे एमएलएस को कुछ मिला नहीं है। जी। अभी लोकसभा इलेक्शन में जो बीजेपी को झटका बैठा है महाराष्ट्र में, तो उसका अंदाज़ा लगाते हुए कुछ एमएलएस के टिकट काटे जाएंगे, ऐसी भी चर्चा है। जी। तो अब ये अगर सारा डर लोगों में है तो लोग अभी से ऑप्शन तलाश रहे हैं, और उन्हें तो ऑप्शन अब मिल गए क्योंकि 2 शिवसेना हो चुकी है, जी। 2 राष्ट्रवादी हो चुकी है, और एमवीए जो है महाविकास आघाड़ी जो है, जी। तो जनमत उनकी तरफ जा रहा है, ऐसा भी कहा जाता है, और जो लोकसभा में देखा भी है। जी। तो जो विनिंग है वहाँ पे अगर कुछ चांस मिल जाता है तो लोग ट्राई कर रहे हैं। सर अगर देख लिया जाए तो सीट शेयरिंग का अभी तक कुछ तय नहीं हुआ है कि किसको कितनी सीट मिलेगी, और ये भी कहा जा रहा है क्या अजीत पवार को यहाँ से निकालने की कोशिश की जाएगी। आज भी अजीत पवार की पार्टी के नेता ने ही मंत्रालय में जो है आंदोलन किया, तीसरी फ्लोर से जंप कर दिया। तो क्या ऐसा लग रहा है कि क्या ये अलायंस से टिकेगा कि नहीं टिकेगा? अभी तो मुझे लगता है कि इलेक्शन सब कुछ ही दिनों में डिक्लेयर होने जा रहे हैं, ऐसा अब जो रूलिंग पार्टीज है उनके नेता बता रहे हैं। तो इतने लास्ट मोमेंट पे अजित पवार को महायुति से बाहर करना, ये बीजेपी के लिए सबसे बड़ा घातक कदम हो सकता है, इसलिए बीजेपी ऐसा कुछ करेगी ऐसा लगता नहीं है। और वैसे भी अमित शाह जी ने भी क्लियर कर दिया, और देवेंद्र फडणवीस जी है वो भी हमेशा से मीडिया में यही कहते आ रहे हैं कि अजित पवार हमारे साथ है। जैसे कि उन्होंने आरएसएस के नेताओं को भी मीटिंग में बता दिया था कि अजित पवार को साथ में लिया, उससे वोट्स नहीं मिले लोकसभा में, ये सब जानते हैं, लेकिन अभी हम उन्हें दूर नहीं कर सकते। वो उनके भी वोट ट्रांसफ़र जो है, जो एनसीपी के बीजेपी को नहीं हो रहा है, जो लोकसभा में दिखा है, वो ट्रांसफ़र हो, इसलिए भी कुछ कोशिश की जा रही है। तो अभी तो ये लगभग तय है कि अजित पवार महायुति से ही लड़ेंगे, वो कुछ अलग लड़ने की अभी तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही है। लेकिन सर देख लिया वोट ट्रांसफ़र नहीं हुए, और वोट ट्रांसफ़र नहीं होने के भी कई सारे कारण देखने को मिले। एक तो बीजेपी की जो हिंदुत्ववादी राजनीति है वो कहीं ना कहीं अजित पवार के वोट ट्रांसफ़र नहीं होने का एक सबसे बड़ा कारण रहा है। लोकसभा चुनाव में हमने देखा, अब विधानसभा चुनाव के पहले भी भारतीय जनता पार्टी के विधायक नितेश राणे के जिस तरह से बयान सामने आ रहे हैं, उससे तो ऐसा लग रहा है कि जो वोट ट्रांसफ़र होने चाहिए, खासतौर पर एनसीपी के जो अल्पसंख्यक वोट है वो ट्रांसफ़र होने चाहिए, लेकिन नितेश राणे की वजह से वो भी नहीं होगा। तो बीजेपी की तरफ से कोई ऐसी कोशिश हुई है जिससे अजित पवार के वोट ट्रांसफ़र हो, सिर्फ लाडली बहन योजना में अजित पवार को एक तरह का चेहरा बनाने के अलावा? अभी देखिए ये पर्दे के पीछे क्या चल रहा है वो तो अब सामने नहीं आया है, लेकिन सीट शेयरिंग में ही अगर अजित पवार को कम सीट्स दी जाए, जैसी चर्चा चल रही है, अभी जो अलग अलग फॉर्मूला आ रहे हैं, अभी आज की ऐसी चर्चा है कि अजित पवार को 45 सीट्स ही बीजेपी ने ऑफर की है कि आपके पास जितने एमएलएज है उतने ही सीट्स आप लो जो एग्जिस्टिंग एमएलएज है, और उसके साथ ही लड़ो। लेकिन उनके जो एनसीपी जब पूरी शरद पवार के साथ थी तो वो 54 थे एमएलएज। तो अजित पवार का कहना है कि उन्हें कम से कम 60 मिलने चाहिए, लेकिन अभी बीजेपी 45 दे रही है। तो अजित पवार को कम सीट्स देके, जहाँ पे शरद पवार की सीट से ज़्यादा फाइट अजित पवार वर्सेस शरद पवार की जो उम्मीदवार है वही होने वाली है। सो बीजेपी और कांग्रेस की आमने सामने फाइट ज़्यादा होने वाली है, और शिवसेना ऐसी फाइट्स ज़्यादा होने वाली है। तो ये अगर सब लगभग देखा जाए तो इसमें बीजेपी ने कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजी तो की होगी कि जहाँ से वोट ट्रांसफ़र भी अगर नहीं होता है तो कम से कम अजित पवार के ही उम्मीदवार शरद पवार के उम्मीदवार के सामने ज़्यादा आएंगे। ऐसा अगर कुछ स्ट्रैटेजी कर सकते हैं तो उसमें शायद कुछ फ़ायदा हो सकता है। यानी कि आप कह रहे हैं कि अजित पवार का इस्तेमाल बीजेपी जो है वो अजित पवार के कैंडिडेट्स को जिताने नहीं बल्कि शरद पवार के कैंडिडेट्स को हराने के लिए इस्तेमाल के लिए कर सकती है। और ऐसा भी है कि 3 महीने हो गए इलेक्शंस का, पहला लोकसभा का रिजल्ट आके 3-4 महीने तो हो चुके हैं। अभी विधानसभा के लिए माहौल अलग है, मुद्दे भी अलग अलग होते हैं। उस वक्त संविधान का मुद्दा चल गया था, अभी इस इलेक्शन में वो मुद्दा कितना चलेगा वो पता नहीं है। और स्टेट के भी कुछ सब्जेक्ट्स है, और लाडली बहन जो उन्होंने स्कीम लाया है उसका कितना फ़ायदा होता है, वो भी अजित पवार उसी को लेकर पूरे राज्य में घूम रहे हैं।
गुलाबी भी हो गए हैं वो। तो अभी इसका उन्हें कितना फ़ायदा होता है वो तो रिजल्ट्स के बाद ही पता चलेगा। इस पूरी बातचीत के लिए धन्यवाद सचिन जी। तो सचिन जोशी जी हमारे साथ थे जिन्होंने बताया कि महाराष्ट्र में चुनाव के पहले जो भागम भाग मची हुई है उसका कारण क्या है। इसके अलावा अजित पवार फैक्टर की वजह से भारतीय जनता पार्टी की क्या दिशा हो सकती है, क्या दुर्दशा हो सकती है और साथ ही साथ अजित पवार को लेकर क्या स्ट्रैटेजी भारतीय जनता पार्टी बना सकती है। इस पूरे मुद्दों पर हमारे साथ सचिन जी ने बात की और समझाने की कोशिश की कि महाराष्ट्र की राजनीति इस वक्त कहाँ चल रही है।